एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रही हैं सविता शर्मा और मेरी पोस्टिंग है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स में। और हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्लास 12th के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर ज्योति अरोड़ा का, जो SCERT से हमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो आज का हमारा विषय है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरह से निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसी पुरानी नॉलेज के बेसिस पर हम आगे डिराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं, R गिव्स यू P, रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स बनाकर दे रहे हैं। तो इसमें अगर हम रेट की बात करें तो रेट होगा -dR/dt। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उसकी पावर n। n क्या होता है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इक्वल्स टू -dR/dt इक्वल्स टू k इंटू R रेज टू पावर 0। n की वैल्यू 0, किसी भी चीज की वैल्यू 0 होती है, दिस इज इक्वल टू 1। तो -dR/dt इक्वल्स टू k। -dr किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू k इंटू dt एंड dr इक्वल्स टू -k इंटू dt। तो इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ रही है। इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं वी गेट r इक्वल्स टू -kt प्लस i। यहाँ पे एक नई चीज आ गई है i क्या है? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 है दैट मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही है या हुआ नहीं है, तो अभी मतलब टाइम 0 है, अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो R0 के बराबर होगी। R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो R0 इक्वल्स टू -k इंटू 0 प्लस i के बराबर होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास R0 आ गई है और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी गेट R इक्वल्स टू -kt प्लस R0। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T, इसको कंपेयर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। m is the slope of the line and c is the intercept of the line। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो m किसके बराबर है? -k के, और c किसके बराबर है? R0 के। तो इस तरह से r वर्सेस t का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसकी स्लोप -k होगी और जिसका इंटरसेप्ट होगी R0। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। ये दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ R। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ इस तरह से बनता है और ये टाइम है, इंटरसेप्ट R0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमारा ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन का विद नेगेटिव स्लोप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, हम फिर से सेम रिएक्शन कंसिडर करेंगे। R gives you P, तो रेट क्या है? -dR/dt इक्वल्स टू k इंटू R इज टू पावर 1। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू क्या है? 1। तो देखेंगे -dR/R इक्वल्स टू k dt, नेगेटिव साइन को दूसरी साइड लेके जाएंगे, dR/R इक्वल्स टू -k dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग ऑफ r इक्वल्स टू -kt प्लस i। दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया है। एट टाइम t0, जब अभी रिएक्शन
स्टार्ट नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। आर नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट आ जाती है। इस आई की वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। इस इक्वेशन को अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m इज इक्वल टू माइनस के, ओके, और c किसके बराबर हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस t, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमें और उसकी जो स्लोप होगी माइनस के होगी। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ रही है k इक्वल्स टू 2.303। जब भी एल एन वाले लोग को, नेचुरल लोग को LOG वाले लोग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी गेट द इक्वेशन k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t LOG, दैट मीन्स लोग आर नोट अपॉन आर। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसे, इस टर्म को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, सो लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो प्लस सी जो होता है इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू 0 आ रही है, एंड y इक्वल्स टू एम एक्स। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर एंड टी। ये दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और उसकी स्लोप होगी k अपॉन 2.303। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। अगर लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर वर्सेस टाइम हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव स्लोप वाला हमारा एक ग्राफ बनता है। स्लोप की जो वैल्यू है k अपॉन 2.303 है। बट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टाइम, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है विद नेगेटिव स्लोप, जिसकी इंटरसेप्ट आएगी नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट और स्लोप क्या है, माइनस के। तो इन दिस वे लेट्स मूव नाउ। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की अगर हमने हाफ लाइफ कंसिडर करनी है, सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें किस तरह से निकालेंगे। हमने इक्वेशन डिराइव करी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऐसी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने अगर k की वैल्यू निकालें तो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन से मतलब क्या है। देखिए हाफ लाइफ जो है वो टाइम होता है, ये वो टाइम है जब रिएक्टेंट्स अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से आधे हो जाते हैं। तो T इक्वल्स टू टी हाफ हो जाएगा और R किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो K इक्वल्स टू आर नोट माइनस 1/2 आर नोट डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, तो ये इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, टी हाफ इक्वल्स टू आर नोट अपॉन 2K। इस इक्वेशन से ये हमारा हाफ लाइफ आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस इक्वेशन से हम क्या इन्फर करते हैं कि हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट, क्योंकि आर नोट जो है न्यूमिरेटर में है। इसका मतलब है जैसे जैसे आर नोट बढ़ेगा टी हाफ भी बढ़ेगा। सो इसका मतलब टी हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और क्योंकि रेट कांस्टेंट के जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह से ये दो इन्फ्रेंसेस हम यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हाफ लाइफ हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इक्वेशन डिराइव करी थी k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर। जब टाइम t हाफ होगा दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, r जो है आर नोट अपॉन 2 के बराबर होगा। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, देन वी गेट k इक्वल्स टू 2.303, t की जगह t हाफ हो गया, लॉग ऑफ आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई आर की कंसंट्रेशन जो है आर नोट अपॉन 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। वी गेट k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू जो है दिस इज 0.301
तो इस तरह से हमारे पास टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन के आ जाती है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे दैट हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो हम कहेंगे हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी हाफ लाइफ पे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। के की वैल्यू है और वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ जो है कम हो जाएगा, तो इनवर्सली है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। तो इसलिए हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एंड टी हाफ इज independent of the initial concentration for the first order reactions. तो स्टूडेंट्स अभी तक जो स्टडी किया हमने उसकी थोड़ी समरी शीट बनाई है मैंने, तो देखते हैं। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम एक जनरल रिएक्शन R गिव्स यू P कंसिडर कर लेते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या रहेगा, dr अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए dr अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस के R। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम आर की कंसंट्रेशन वर्सेस टी का ग्राफ लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद द नेगेटिव स्लोप, स्लोप की वैल्यू माइनस के होती है और इंटरसेप्ट आर नॉट होगा। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आएगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, जब हम नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टी का ग्राफ लेंगे तो भी नेगेटिव स्लोप माइनस के की स्लोप होगी और नेगेटिव स्लोप वाला हमारा ग्राफ आएगा। दूसरा हमने कहा था कि नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बट वो क्या विद पॉजिटिव स्लोप होगा जिसकी वैल्यू के अपॉन 2.303 होगी। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, आर नॉट अपॉन 2k। ओके, तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन directly proportional to the initial concentration and inversely proportional to the rate constant। इसी तरह से हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने निकाला नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन k। ठीक है, अगर हमने यूनिट्स निकालने हैं रेट कांस्टेंट k के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स होता है और दैट मीन्स कंसंट्रेशन को अगर मोल्स पर लीटर में लेते हैं टाइम पर सेकेंड आ गया है यहाँ पर। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम अगर सेकेंड्स में है तो उसकी पावर -1 है। एक जनरल फॉर्मूला है इसका, नोट कर लेंगे आप। किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स अब जब हमने निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n एंड टाइम रेज टू पावर -1। टाइम की पावर हमेशा -1 रहेगी और जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगी उसकी पावर 1 माइनस n रहेगी। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट k फॉर अ रिएक्शन दैट इज थर्ड ऑर्डर ओवरऑल। अगर कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो उसके रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n। तो 1 माइनस n, n क्या है यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर है, 3 है, तो 1 माइनस n मीन्स -2 और टाइम की पावर मैंने कहा -1 रहेगी। तो दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन रेज टू पावर -2 एंड टाइम रेज टू पावर -1 रहेगा। लेट्स चेक द ऑप्शंस। ए ऑप्शन कंसंट्रेशन स्क्वायर टाइम इनवर्स, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर। Concentration raised to power -1, no, this is also not the right answer. Let's move to the next option. Concentration raised to power -2, time raised to power -1. Yes, this is the right answer. This is the right answer for the third order reactions. So अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following straight line plot corresponds to the first order? हमने फर्स्ट ऑर्डर के दो तरह के स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखे हैं, देखते हैं इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन R वर्सेस T विद स्लोप ऑफ -k। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। दूसरी ऑप्शन देखते हैं B, 1 अपॉन कंसंट्रेशन R वर्सेस T विद स्लोप ऑफ पॉजिटिव k। देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट ऑर्डर के में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है।
नाउ लेट्स दिस इज नॉट द आंसर। अगली ऑप्शन देखते हैं, सी, नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टी विद स्लोप ऑफ पॉजिटिव के। देखिए नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टी का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन तो है, ठीक है, पर उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं है, हमने पढ़ा था वो नेगेटिव है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डी, नेचुरल लॉग ऑफ आर वर्सेस टी विद स्लोप ऑफ माइनस के। यस, दिस इज द राइट आंसर। जब हमने नेचुरल लॉग ऑफ आर तब टाइम के वर्सेस ग्राफ बनाया था तो स्लोप नेगेटिव आ रही थी और के बराबर थी माइनस के, तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, इथाइल एसीटेट और वाटर। इथाइल एसीटेट एंड वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। सपोज एट टाइम 0 स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन इथाइल एसीटेट की 0.01 मोल है, वाटर 10 मोल्स हैं। एसिटिक एसिड क्योंकि अभी टाइम 0 है, रिएक्शन अभी प्रोसीड नहीं हुआ है, तो एसिटिक एसिड क्या होगा, अभी 0 मोल है, एंड इथाइल अल्कोहल भी अभी 0 मोल है। एट टाइम टी, ठीक है, जब टाइम कंप्लीट हो गया टी, तो कंसंट्रेशन ये 0.01 मोल, दैट मीन्स ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है। इसका 0.01 मोल ने थोड़े से वाटर को भी कंज्यूम कर दिया है, इसके 9.9 मोल्स बच गए हैं, और यहाँ पे एसिटिक एसिड 0.01 मोल बन गया है एंड इथाइल अल्कोहल भी 0.01 मोल बन गया है। अगर हम देखें इसकी कंसंट्रेशन, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है, एंड दिस इज इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। बट अगर हम इसे कंपेयर करें, जो इसमें जो चेंज है वो बहुत कम चेंज है एज कम्पेयर टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, बहुत थोड़ा सा चेंज है। 10 मोल में से आपने सिर्फ 0.1 मोल उसमें से आपने निकाला है, तो 9.9 मोल बन गया है। दैट मीन्स कि ये वाला जो कंपोनेंट है वाटर, ये वाला जो रिएक्टेंट ये एक्सेस में है, इसका थोड़ा सा कंज्यूम हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखते हैं, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन हम इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो वो डिपेंड करेगा, दिस इज इथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन into water concentration. This is the rate law expression for this reaction. ओके, तो ऑर्डर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सबकी पावर्स को ऐड कर देंगे, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, 2, जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम देखते हैं, क्योंकि वाटर की जो कंसंट्रेशन इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो हम कहेंगे कि वाटर की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रह रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उसे, तो चेंज जो है नेग्लिजिबल है। अगर चेंज नेग्लिजिबल है तो दैट मीन्स, नेग्लिजिबल चेंज मीन्स चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ये वाली कंसंट्रेशन क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो अगर इसको कांस्टेंट मानते हैं H2O को, तो K डैश एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, K इंटू H2O। तो K डैश यहाँ पे इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया, K डैश इक्वल्स टू concentration of ethyl acetate, sorry this is ethyl acetate CH3COO C2H5, this should be like this, प्लीज इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। so that means जो रेट है ये अभी सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि दूसरा जो रिएक्टेंट है वो इतना एक्सेस में है कि उसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए अगर हम इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1। ओके, होना तो सेकेंड ऑर्डर चाहिए था, पर ये बिहेव कैसा कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर से। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। केन शुगर है, शुगर इज C12H22O11, वाटर से रिएक्ट करके हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना के दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट और रिएजेंट दोनों का काम कर रहा है। रिएजेंट मीन्स ये रिएक्ट कर रहा है केन शुगर से, सॉल्वेंट मीन्स ये केन शुगर को घोल रहा है, सॉल्वेंट मीन्स इट इज इन एक्सेस अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वाटर की कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। थोड़ा सा चेंज होगा बट वो ना के बराबर चेंज है। इसका मतलब जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है ना स्टूडेंट्स।
तो आप देखेंगे अगर इसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट हमारा दिस इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ के इन शुगर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसेंट्रेशन टर्म्स की पावर 1 एंड 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो हमारा इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है। सो के डैश इक्वल्स टू के इंटू H2। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे के डैश की कंसेंट्रेशन इन, अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास रेट, नया जो रेट लो एक्सप्रेशन आ गया, ये क्या है के डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ के इन शुगर। तो इस रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए और इस रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। नाउ ये रिएक्शन होते तो सेकेंड ऑर्डर के, बट दे बिहेव एज, उनकी जो नेचर होती है वो कैसा बिहेव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन, डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द रिएक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, ऐसे रिएक्शंस जो हमें लगते हैं कि वो हायर ऑर्डर के होंगे, सेकेंड या थर्ड ऑर्डर के, बट वो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो मीन्स कि वो वैसा बिहेव कर रहे हैं, वैसा दिख रहे हैं। सो दीज आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। आपने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं फॉर जीरो ऑर्डर। मैंने आपको क्या कहा कि कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 - n और टाइम की पावर -1। कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 - n, यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात करी है तो कंसेंट्रेशन की पावर क्या आ गई 1 और टाइम की पावर क्या होगी -1। कंसेंट्रेशन हम मोल्स पर लीटर में लेते हैं, टाइम क्या हमारा आ गया सेकेंड्स में। तो दिस इज द राइट आंसर। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड जो यूनिट्स हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 2, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3.0 × 10⁻⁻8 per second. What is the rate of reaction when the concentration of reactants is 1.5 mole per liter? आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट लो एक्सप्रेशन ये रहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 रहेगी, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1, और वो किसके बराबर होगा रेट। हमने रेट ही निकालना है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है और कंसंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन है। अब दोनों वैल्यूज पुट करके यहाँ से रेट की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।